हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जीके के कोश विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके एसएससी, पुलिस, रेलवे, पीएससी, यूपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब पहले ही दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोस्का या जैसे सेल भी कहते हैं शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटोनो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक या थियोडोर स्वान या रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने या स्लाइडन ने या रुडोल्फ रिचो ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किए थी? दोस्तों, इसके ऑप्शन ए डार्विन और वॉलेस ने, ऑप्शन बी वाटसन और क्रेग ने या ऑप्शन सी स्लाइडन और स्वान ने या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओमनी सेल्यूला इसोलेला यानी कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह किसने कहा था? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी स्लाइडन ने या ऑप्शन सी कैमिलो बॉल्डी ने या रूडोल्फ विर्चो ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूडोल्फ विर्चो ने। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसके ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक या ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग कांडा या ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन डी आरबीसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसके ऑप्शन है मानव अंडाणु या ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग कांडा या ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन डी जीवाणु कोशिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग कांडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसके ऑप्शन ए पेशी कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका या ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका या ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका की केंद्रक की खोज न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी पुरकुंजे, ऑप्शन सी पोबेरी या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी या ऑप्शन डी माइक्रोलॉजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? इसके ऑप्शन है टी स्वान ने या प्रुकिंजे ने या रॉबर्ट ब्राउन ने या रुडोल्फ विर्चो ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रुकिंजे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से किसके बनी होती है? इसके ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड या ऑप्शन सी सेल्यूलोज या ऑप्शन डी काइटिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज की पादप कोश का भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसके ऑप्शन है सेल्यूलोज, काइटिन या पैक्टिन या पेप्टिग्लाइकिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लाइकन की जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किस जटिल शर्करा की बनी होती है? इसके ऑप्शन है काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या सुक्रोज। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक मॉडल किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है डॉबसन या डेनियल या सिंगर या निकोलस या ऑप्शन सी रॉबर्टसन या ऑप्शन डी स्लाइडन और स्वान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगर और निकोलस।
ने कोशिका झिल्ली का तरल मॉडल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? यह ऑप्शन है केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, या ऑप्शन डी सेल्यूलोज और प्रोटीन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपारगम या पूर्ण पारगम या कठोर या अपारगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपारगम या चयनात्मक। अगला प्रश्न है, काष्ठीय पौधों की कोशिका भित्ति को कठोरता कौन प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है लिग्निन या सुबेरिन या काइटिन या स्टार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिग्निन। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? इसके ऑप्शन है केवल जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, या दोनों में, या विषाणु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं के परिवहन में ऊर्जा एटीपी खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है विसरण या परासरण या सक्रिय परिवहन या निष्क्रिय परिवहन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन। अगला प्रश्न, जल के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाष्पोजन या द्वीप कुंचन या विसरण या परासरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परासरण। अणुओं जल के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर ब्रेन किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जिका या राइबोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रक को। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक किसे कहा जाता है? केंद्रक को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संघन संरचना जो राइबोसोम बनाती है क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है क्रोमोसोम, कैंडिका या सेंट्रोसोम या लाइसोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्र का। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन से पहले केंद्रक में मौजूद धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर या गुणसूत्र या क्रोमैटिन या सेंट्रोमियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रोमैटिन। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? आपके ऑप्शन है केवल आरएनए या कार्बोहाइड्रेट लिपिड या केवल डीएनए या डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 46 या 23 जोड़े या 44 या 22 जोड़े या 48 या 23। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवंशनता की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? इसके ऑप्शन है आरएनए, जीन या प्रोटीन या केंद्रक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीन। अगला प्रश्न, क्रोमोसोम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शन है योहानसन ने या मेंडल ने या बाल्डेयर ने या बीटल और टेटम ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, किसी जीव के गुणसूत्रों की व्यवस्थित तस्वीर या नक्शे को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है जीनोम, फेनोटाइप या जीनोटाइप या कोरियोटाइप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैरियोटाइप। किसी जीव के गुणसूत्रों की व्यवस्थित तस्वीर या नक्शे को कैरियोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक यूकोरियोटिक कोशिका में अधिकांश डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसके ऑप्शन है केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में या गोल्जिकाई में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रक में। आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अंदर भरे हुए अर्ध तरल पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या टोनोप्लाज्म।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है लाइसोसोम को, राइबोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या केंद्रक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे देखते हैं, कीटों की रेखित पेशियों में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? इसके ऑप्शन है अल्टमैन, सीवेंडा, ए फ्लेमिंग, या कोलिकर ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलिकर ने। अगला प्रश्न है, इस कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है सीवेंडा, या रिचर्ड अल्टमान, या क्रिश्चियन डी डुवे ने, या कैमिलो पोल्जी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? इसके ऑप्शन है एडीपी, या एटीपी, या ग्लूकोज, या ग्लाइकोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के बलनों को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है मैट्रिक्स, सिस्टनी, या क्रिस्टी, या थाइलाकोइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टी। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सेंट्रोमा, या साइटोसोल, या न्यूक्लियोप्लाज्म, या मैट्रिक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है कोशिकीय श्वसन, या प्रकाश संश्लेषण, या प्रोटीन संश्लेषण, या वसा का भंडारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, कृंजक के अलावा किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? इसके ऑप्शन है झिल्ली रहित, या एकल झिल्ली युक्त, या त्रिक झिल्ली युक्त, या दोहरी झिल्ली युक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। अगला प्रश्न, लवक की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है अर्नेस्ट हैकेल, या सिंपल, या ल्यूवेनहोक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने। लवक की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकेल ने लवक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, लवक का सामान्यतः किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है केवल जंतु कोशिकाओं में, या केवल पादप कोशिकाओं में, या जीवाणु कोशिकाओं में, या जंतु व पादप दोनों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल पादप कोशिकाओं में। लवक सामान्यतः केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का रसोई किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, या क्रोमोप्लास्ट, या हरित लवक, या माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरित लवक। अगला प्रश्न, रंगहीन लवक जो मुख्य रूप से भोजन या स्टार्च वसा का संग्रह करते हैं क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट, या क्रोमोप्लास्ट, या इमाइलोप्लास्ट, या अवर्णी लवक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवर्णी लवक। अगला प्रश्न है, फूलों व फलों को आकर्षक रंग प्रदान करने वाले लवक कौन से हैं? इसके ऑप्शन है वर्णी लवक, या हरित लवक, या अवर्णी लवक, या इलाइकोप्लास्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्णी लवक फूलों व फलों को आकर्षक रस प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्कों के ढेरों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है स्ट्रोमा, ग्रेना, या मैट्रिक्स, या क्रिस्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेना। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद रंगहीन तरल आधार पदार्थ को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, या स्ट्रोमा, या साइटोसोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रोमा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्या
कहाँ संपन्न होती है? इसके ऑप्शन है स्ट्रोमा में या मैट्रिक्स में या बाहरी झिल्ली में या थाइलोकाइड या ग्रेना में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी थाइलोकाइड या जिसे ग्रेना भी कहते हैं में प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल पर्णहरित के केंद्र में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, जिंक या कैल्शियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण या कोशिका विभाजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है राइबोसोम की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है बोवेरी या कैमिलो गोल्जी या जॉर्ज पेलार्डे या क्रिश्चियन डिडुवे ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्ज पेलार्डे ने राइबोसोम की खोज की थी। अगला प्रश्न है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को या राइबोसोम को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राइबोसोम। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री को राइबोसोम कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राइबोसोम के चारों ओर किस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है? इसके ऑप्शन है कोई झिल्ली नहीं या एक ही झिल्ली या दोहरी झिल्ली या त्रिक झिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम के चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से कौन से राइबोसोम होते हैं? इसके ऑप्शन है 27 या CS या 90 या 60S। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 80S। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से 80S राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे अंतःप्रदेश जालिका भी कहते हैं की सतह खुरदरी क्यों होती है? इसके ऑप्शन है वसा के कणों के कारण या लाइसोसोम के कारण या ऑप्शन सी राइबोसोम चिपके होने के कारण या गोल्जी काय के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राइबोसोम चिपके होने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह खुरदरी होती है। अगला प्रश्न है चिकनी अंतःप्रदेशीय जालिका पर क्या अनुपस्थित होते हैं? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड या क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राइबोसोम। अगला प्रश्न है चिकनी अंतःदेवी जालिका मुख्य रूप से किसके संश्लेषण में सहायक है? इसके ऑप्शन है लिपिड और स्टेरॉयड या केवल प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल या विटामिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिपिड और स्टेरॉयड। अगला प्रश्न है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गोल्जी या अल्डमैन या थॉमस मॉर्गन ने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग केंद्र किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम या गोल्जी काय या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोल्जी काय। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग केंद्र गोल्जी काय को कहते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ड्रोनोप्लास्ट या स्पेरोसोम या ग्लाइऑक्सिसोम या ल्यूक्टियोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ल्यूक्टियोसोम। अगला प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है क्रिश्चियन डिडुवे ने या पेलार्डे ने या गोल्जी ने या बोवेरी ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिश्चियन डिडुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है राइबोसोम या लाइसोसोम या सेंट्रोसोम या न्यूक्लियोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है जो कोशिका का पाचन कर सकता है? इसके ऑप्शन है DNA या हार्मोन या जल अपघटनीय एंजाइम या लिपिड।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल अपघटनीय एंजाइम लाइसोसोम के अंदर भरे होते हैं जो कोशिका का पाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, तारक काय सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है लार्डे, डिडुबे या रॉबिन्सन या थियोडोर बोवेरी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तारक काय या सेंट्रोसोम की खोज थियोडोर बोवेरी ने की थी। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है कोशिका विभाजन में सहायता या प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन या ऑप्शन डी वसा का संचय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन में सहायता। अगला प्रश्न है, सेंट्रोसोम सामान्यतः किन कोशिकाओं में पाया जाता है? सेंट्रोसोम सामान्यतः किन कोशिकाओं में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है केवल पादप कोशिकाओं में या जंतु कोशिकाओं में या जीवाणु कोशिकाओं में या पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रसदानी या रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है प्लाज्मा लेमा या सेल वॉल या टोनोप्लास्ट या न्यूक्लियर एनवलप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोनोप्लास्ट। अगला प्रश्न, रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है ऊर्जा बनाना या प्रोटीन बनाना या श्वसन करना या ऑप्शन डी जल और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना रिक्तिका का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, एक परिपक्व पादप कोशिका के आयतन का अधिकांश भाग कौन घेरता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका या ऑप्शन बी केंद्रक या ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका एक परिपक्व पादप कोशिका के आयतन का अधिकांश भाग को घेरती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं को स्फूर्ति और कठोरता कौन प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है लाइसोसोम या रसदानी का टारगेट प्रेशर या राइबोसोम या ऑप्शन डी गोल्गी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रसदानी का टारगेट प्रेशर पादप कोशिकाओं को स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है क्या कहलाती हैं? इसके ऑप्शन है यूकोरियोटिक या मेसोकार्योटिक या प्रोकार्योटिक या सोमोटिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटिक। अगला प्रश्न है, प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में जहां डीएनए बिना झिल्ली के पड़ा रहता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है न्यूक्लियस या क्रोमेटिन या न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोइड। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17S प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? इसके ऑप्शन है कवक और शैवाल, जीवाणु और नीलहरित शैवाल या ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और विषाणु या ऑप्शन डी पादप और जंतु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है, वे कोशिकाएं जिनमें विकसित केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक या अकोशिकीय या यूकेरियोटिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूकेरियोटिक कोशिका। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? इसके ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति या ऑप्शन बी 17S राइबोसोम की उपस्थिति या ऑप्शन सी वृत्ताकार डीएनए या झिल्ली से घिरे कोशिकांगों की उपस्थिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झिल्ली से घिरे कोशिकांगों की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किस विधि से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असूत्रीय विभाजन या जिसे द्विखंडन विधि भी कहते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है,
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन किन विधियों द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समसूत्री और असूत्री विभाजन द्वारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए कहाँ स्थिर होता है? इसके ऑप्शन है केंद्रक के अंदर, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या सीधे कोशिका द्रव्य में, या राइबोसोम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीधे कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिका का डीएनए कैसा होता है? इसके ऑप्शन है वृत्ताकार और स्टोन रहित, या ऑप्शन बी एकल धागे वाला, या ऑप्शन सी बहुत बहुत छोटा और प्लाज्मिड रूप में, या ऑप्शन डी रेखीय और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेखीय तो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होगा यूकेरियोटिक कोशिका का डीएनए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है वाल्थर फ्लेमिंग, या फॉर्मर और मूर ने, या ऑप्शन सी बोवेरी ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाल्थर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन सामान्यतः शरीर की किन कोशिकाओं में होता है? इसके ऑप्शन है जनन कोशिकाओं में, या कायिक कोशिकाओं में, या केवल शुक्राणुओं में, या केवल अंडाणुओं में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कायिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के अंत में एकमात्र कोशिका कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? इसके ऑप्शन है 4, या 8, या 2, या 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मध्य कोशिका की तुलना में कितनी होती है? इसका ऑप्शन है आधी हो जाती हैं, या दुगनी हो जाती हैं, या 1/4 रह जाती हैं, या समान रहती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समान रहती हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की सबसे पहली और सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? इसके ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, या एनाफेज, या टेलोफेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफेज। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर आ जाते हैं? इसके ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, या एनाफेज, या टेलोफेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेटाफेज। अगला प्रश्न, गुणसूत्रों की संरचना और आकार का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? इसके ऑप्शन है इंटरफेज, टेलोफेज, या मेटाफेज, या प्रोफेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेटाफेज। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है जिसमें क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं? इसके ऑप्शन है टेलोफेज, या मेटाफेज, या प्रोफेज, या एनाफेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनाफेज। अगला प्रश्न, केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था कौन सी है जो प्रोफेज प्रोफेज के बिल्कुल विपरीत होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टेलोफेज। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन के अंत में कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कैरियोकाइनेसिस, या साइटोकाइनेसिस, या प्लाज्मोलाइसिस, या सिनेप्सिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइटोकाइनेसिस। अगला प्रश्न, अल्सूत्री विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसके ऑप्शन है फ्लेमिंग, कॉल्डियर, फार्मर और मूर, या लुवेनहुक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्मर और मूर ने। अगला प्रश्न है, अल्सूत्री विभाजन शरीर की किन कोशिकाओं में होता है? इसके ऑप्शन है यकृत कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में, या तंत्रिका कोशिकाओं में, या जनन कोशिकाओं में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनन कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, अल्सूत्री विभाजन के पूर्ण होने पर एकमात्र कोशिका से कितनी संतति हो कोशिकाएं बनती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न, अल्सूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में कितनी रह जाती है? इसके ऑप्शन है दोगुनी, आधी, समान, या ऑप्शन डी, 1/4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आधी। अगला प्रश्न, अनुवांशिक विविधता के लिए जिम्मेदार क्रॉसिंग ओवर की घटना किस विभाजन में होती है? इसके ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, या असूत्री विभाजन,
या आयतसूत्री विभाजन या विखंडन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की किस उप अवस्था में होता है? इसके ऑप्शन है लेप्टोटेन या जाइगोटेन या डिप्लोटेन या वेकेटेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है वाटसन और क्रिक ने, या हरगोबिंद खुराना ने, या मेडल ने, या डार्विन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना की खोज की थी। अगला प्रश्न है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? इसके ऑप्शन है एडेनिन या यूरेसिल या ग्वानिन या साइटोसिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूरेसिल। अगला प्रश्न है, डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? इसके ऑप्शन है यूरेसिल या ग्वानिन या थाइमिन या साइटोसिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थाइमिन के साथ। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, आरएनए अणु की सामान्य संरचना कैसी होती है? इसके ऑप्शन है दोहरी कुंडलित या वृत्ताकार या कुंडलित नहीं होती है, या एकल धागे वाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एकल धागे वाली। आरएनए अणु की सामान्य संरचना एकल धागे वाली होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको यह 100 प्रश्नों की क्लास कैसी लगी है। आपने इस सेल की थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो वाली जरूर देख लेना, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।